line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Now I am become death, the destroyer of worlds. ये वो लाइनें हैं जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1965 में एक इंटरव्यूअर को कही थी रिगार्डिंग द एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट। लेकिन ये भागवत गीता को मिस इंटरप्रेट किया गया है। कैसे, आगे बताऊंगा। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कई बार 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टू बी अलाइव इन 20th सेंचुरी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कई आलोचक कहते हैं कि यह वो व्यक्ति है जिसके कारण लाखों जापानीज लोगों की जान चली गई जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए। तो आखिर इस फादर ऑफ एटम बॉम्ब की जीवन की सच्चाई क्या है? क्या ये वही व्यक्ति है जिसके कारण इतनी लाखों जाने गई, या फिर ये वो जीनियस है जिसके कारण आज हम एक सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं? तो इन्हीं ओपेनहाइमर की कहानी आज हम जानेंगे, और ये पूरा एटॉमिक बॉम्ब परीक्षण कैसे हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट मैनहट्टन कैसे चला ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए या इन जनरल नौजवानों के लिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी है जो आपको लेक्चर के अंत में मैं बताऊंगा। इट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम ओपेनहाइमर्स लाइफ। कुछ ही दिन पहले 21 जुलाई को ओपेनहाइमर नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसे क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट किया है, और ये शायद 2023 की हॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। हु नोस। अब इससे पहले कि आप पूछें कि क्या मैंने फिल्म देखी है, नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि मैं बिना किसी फिल्म के बायस के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आपको यहां पर बताना चाहता हूं, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। अगर आप पाथफाइंडर चैनल पर पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए एक लाइव यूपीएससी कोर्स लेकर आ रही है जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उड़ान बैच इसका नाम है। देश का सबसे अफोर्डेबल ये कोर्स है। ओनली फॉर 8,000 रुपीज इट इज अवेलेबल। इसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे दिए गए पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहां पर जो भी प्राइस लिखी हुई आ रही है, अगर आप वहां पर कोड इस्तेमाल करेंगे महिपाल, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली 8,000 रुपीज पर आ जाएगी। इस कोर्स में आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिल रही है, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपर्स के सेशंस मिल रहे हैं, और मेंटोरशिप भी मिल रही है। एंड दिस इज गिविंग यू द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, और ये वाली जो टीम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपको पाथफाइंडर चैनल पर भी पढ़ाती है, यही टीचर्स आपको वहां भी पढ़ाने वाले हैं। जीएस के साथ ही ऑप्शनल के भी सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज पूरे भारत देश में आपके लिए पाथफाइंडर की टीम लेकर आई है। PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये 4 ऑप्शनल्स आपके लिए इस वक्त अवेलेबल हैं जिनकी क्लासेस अगले महीने से स्टार्ट हो रही हैं। इन्हें भी आप केवल 8,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, उड़ान बैच और इन ऑप्शनल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं 31 जुलाई से, इतनी लो नहीं रहेंगी। थोड़ा इसमें प्राइस राइज आएगा अप टू 35%, तो उससे पहले ही आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन अवेल दीज कॉम्बो बैचेस फॉर 15,000 रुपीज। सभी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। याद रखिए, ये लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। और इस 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले अगर आप इन कोर्सेज को परचेस कर लेते हैं तो आपको थोड़े से पैसे बच जाएंगे। जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम एक एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी लेकर आए हैं, एंड अगेन यू कैन अवेल दिस विद द जीएस बैच एज वेल एज अ कॉम्बो बैच। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म एक माइग्रेंट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी 19वीं शताब्दी में यानी कि 1800s में यूरोप से माइग्रेट करके न्यूयॉर्क आ गए थे, यानी जर्मनी से अमेरिका आ गए थे। और जैसा कि उस समय ट्रेंड था, जो लोग आते थे वो अक्सर गरीब ही होते थे। फिर यहां आकर धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करी, अपना एक बिजनेस सेटअप किया। तो जब तक जूलियस रॉबर्ट का जन्म होता है तब तक उनके परिवार की स्थिति अच्छी थी। आर्थिक स्थिति एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की थी। इनके घर में कोई गरीबी वगैरह नहीं थी। हाँ, इनके पिताजी जब आए थे तब ये काफी गरीब थे, बट बाय द टाइम ओपेनहाइमर वाज ग्रोइंग अप इनके पास अच्छा खासा पैसा था। ओपेनहाइमर पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का इन्होंने नमूना 9-10 साल की उम्र में ही दिखा दिया था, जब ये साइंटिफिक बॉडीज को चिट्ठियां लिखा करते थे और वो समझते थे कि ये कोई रिसर्चर हमें चिट्ठियां लिखकर गलतियां बता रहा है हमारी। तो कुल मिलाकर इनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भेजा। तो इनका दाखिला होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां से इन्होंने अपनी बैचलर्स करी। इसके बाद मास्टर्स करने के लिए ये चले जाते हैं इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। अब ओपेनहाइमर का एरिया था फिजिक्स। तो फिजिक्स में 2 तरह के फिजिसिस्ट होते हैं या 2 तरह के साइंटिस्ट होते हैं। एक होते हैं जो थियोरेटिकल फिजिक्स का काम करते हैं, यानी वो थियरीज डेवलप करते हैं, सारी कैलकुलेशंस उनकी पेपर पर होती हैं। और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। वो लोग उन एक्सपेरिमेंट्स को रियलिटी में करके देखते हैं कि क्या ये फिजिकली पॉसिबल है। तो देखिए, कई चीजें पहले थियरी में डेवलप होती हैं, फिर उनको जब एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जाता है तब वो प्रूव हो जाती हैं। तो ये
थियोरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एक तरह से फिजिक्स की दो ब्रांचेस हैं। तो ये हुआ करते थे पहले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, बाद में ये एक्सपेरिमेंटल में स्विच कर जाते हैं मास्टर्स में, जो इनको ज्यादा जमा नहीं, इनकी अपने प्रोफेसर वगैरह से भी अच्छी नहीं बनती थी। एक बड़ा फेमस किस्सा है कि इन्होंने अपने प्रोफेसर को जहर देकर मारने की कोशिश करी थी, लेकिन थैंकफुली मारा नहीं। हालांकि उस घटना के कारण इनको यूनिवर्सिटी से निकालने की नौबत आ गई थी। और जब ये यूके के अंदर पढ़ रहे थे तब इन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के साथ संपर्क में आते हैं, और कई फेमस साइंटिस्ट जिनके नाम आपने अपनी किताबों में पढ़े होंगे उनके ये संपर्क में रहे थे। तो देखिए, जब ओपेनहाइमर 22 साल के थे तो ये मैक्स बियॉन से मिलते हैं, जो कि क्वांटम थ्योरी के उस समय के एक पायनियर थे। मैक्स बियॉन ने इन्हें कहा कि आप आ जाओ जर्मनी, आप इस वक्त कैम्ब्रिज में रहकर अपना समय खराब कर रहे हो, हमें दिख रहा है कि आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए ठीक नहीं हो, यू कम टू गॉटिंगन यूनिवर्सिटी, जो उस समय जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर आकर आप थियोरेटिकल फिजिक्स में ही काम करिए। तो ये अपनी पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले जाते हैं। जब ओपेनहाइमर जर्मनी जाते हैं तो वहां पर ये अन्य कई जर्मन साइंटिस्ट से मिलते हैं, जिनमें सबसे फेमस थे वर्नर हाइजेनबर्ग। अब ये जिन लोगों ने 11th-12th में साइंस लिए उनको ये सारे नाम पता होंगे, श्रोडिंगर, वोल्फगैंग पॉली, ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो ये वही हाइजेनबर्ग हैं जो आगे चलकर जर्मनी, नाजी जर्मनी के लिए बॉम्ब बनाएंगे, एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर वर्नर हाइजेनबर्ग से इनकी मुलाकात होती है, और भी कई सारे क्वांटम थ्योरी के फेमस साइंटिस्ट जो हैं उनसे यहां पर ओपेनहाइमर मिलते हैं। और इनफैक्ट ओपेनहाइमर ने खुद ने भी क्वांटम थ्योरी में काम करने की कोशिश करी, लेकिन ये केवल 2-3 साल उम्र में छोटे थे, और इतना ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था क्वांटम थ्योरी में कि जो व्यक्ति 2-3 साल छोटा है वो एक जनरेशन पीछे चला जाता था। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो 2021 में किसी ने एआई का सॉफ्टवेयर बना लिया, तो उसने पहले बना लिया, बार्ड, चैट जीपीटी बन गए। अब अगर 2023 में कोई छोटी मोटी कंपनी ये बनाने की कोशिश करेगी तो वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी जहां पर ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ने अपने अपने एआई वाले जो बना रखे हैं एल्गोरिदम, उनको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था कि क्वांटम थियरी में 2-3 साल में इतने बदलाव आ गए कि ओपेनहाइमर का रिसर्च थोड़ा सा पिछड़ गया। 25 साल की उम्र में अपनी पीएचडी खत्म करके ओपेनहाइमर यूरोप से फिर से अपने देश अमेरिका आ जाते हैं। यहां आकर वो देखते हैं कि फिजिक्स में उस समय बहुत इंटरेस्ट था लोगों का, यूनिवर्सिटीज का, फंडिंग बहुत अच्छी थी। सो ही हैड ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। तो कुछ महीने इन्होंने हार्वर्ड में काम किया। उसके बाद ये चले जाते हैं देश के पश्चिमी तट पर, वेस्ट कोस्ट यानी कि कैलिफोर्निया राज्य में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज आज भी हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली, जो कि सैन फ्रांसिस्को के पास में है, और दूसरी थी लॉस एंजलिस में स्थित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे अक्सर लोग कैलटेक भी कहते हैं। अगर आप अपने किसी साइंस बैकग्राउंड वाले दोस्त से अगर पूछेंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ आज भी लोगों के लिए टॉप मोस्ट रहती है कि हमें यहाँ जाकर पढ़ाई करनी है। तो इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अगले 15 साल तक इन्होंने पढ़ाया, कैलटेक और यूसी बर्कली में। ज़्यादा टाइम इनका यूसी बर्कली में बीता था, बट फ्रॉम 1928 ऑनवर्ड्स टिल 1942, जब तक ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरह से शामिल नहीं हो गए, 14 साल तक ये इन्हीं 2 के साथ एसोसिएटेड रहे, और यहीं पर इन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया। आगे चलकर ये यहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर भी बन जाते हैं, और फिर यहाँ से ही वो सीधा जाकर यूएसए के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ओपेनहाइमर ने काफ़ी रिसर्च किया था ग्रेविटी पर, और किस तरह से लाइट बड़े हैवी ऑब्जेक्ट के कारण बेंड हो जाती है, यानी कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइट को भी बेंड कर सकता है। ये फिनोमेना आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्टार है जो एक्चुअली में हमें नजर आ रहा है कि इधर है, हम यानी कि धरती पर जो बैठे प्राणी हैं, हमें यहाँ पर नजर आता है कि स्टार यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में वो इस जगह पर है, और उसकी जो लाइट है वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट के कारण बीच में बेंड हो रही है। तो ग्रेविटी के कारण लाइट्स के बेंड होने का ये फिनोमेना ओपेनहाइमर ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से बताया था, और इसीलिए इनका आज भी फिजिक्स के अंदर काफी नाम है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइट यहाँ पर बेंड हो जाती है। तो ओपेनहाइमर के जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शानदार उनका जीवन है, कॉलेज में प्रोफेसर है, बढ़िया रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी अच्छा नाम है, और सबसे अच्छे संवाद भी रखते थे। ही वॉज वेरी वेल नेटवर्क्ड। लेकिन इनका जीवन और पूरी दुनिया का जीवन बदल जाता है 1939 में, जब हिटलर, नाजी जर्मनी का नेता, लीडर, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करता है। और जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया, उसके पहले ही वहां पर रेसिस्ट पॉलिसीज लागू करनी शुरू कर दी थी। खास करके जूइश लोगों के खिलाफ नाजी जर्मनी ने बहुत अत्याचार किए थे। कई सारे साइंटिस्ट जूइश थे, तो वो लोग जर्मनी छोड़ छोड़कर अमेरिका आ रहे थे। तो 1939 में कुछ ऐसे ही साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रियन और जूइश थे, उन्होंने आकर यूएसए में इन साइंटिस्ट को बताया जो फिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि देखिए, जर्मनी की नाजी सरकार एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्लान कर रही है। क्योंकि उस समय ऑलरेडी ये चर्चा थी कि एटम की जो एनर्जी है, अगर उसको हमने किसी तरह से कैप्चर कर लिया, या किसी तरह से उस एटम की एनर्जी को हमने व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर लिया, तो एक बहुत ही शक्तिशाली बॉम्ब बनाया जा सकता है। थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट उस समय था, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने करा नहीं था। सो एक्सपेरिमेंट करके किसी ने एटम को स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करी थी, और ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। तो इन साइंटिस्ट ने, जो यूरोप छोड़कर भागकर अमेरिका आ रहे थे, इन्होंने आकर यूएस की सरकार को और साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों को अवगत कराने की कोशिश करी कि देखिए, नाजी जर्मनी एक एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है।
लेकिन उस समय 1939 में यूएस गवर्नमेंट ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि नंबर वन, यूएस गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 तक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। जब तक पर्ल हार्बर वाला अटैक नहीं होता दिसंबर 1941 में, तब तक यूएस खुद डायरेक्टली इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। और दूसरा कारण यह है कि उन्हें प्रैक्टिकली लगता नहीं था कि नाजी जर्मनी अचीव कर सकता है। उन्हें लगा कि ये साइंटिस्ट आकर यहां पर हमें डरा रहे हैं ताकि इनको खुद को अपने रिसर्च के लिए हम पैसा दे दें। तो उस समय यूएस सरकार का यही मानना था कि इन्हें सब साइंटिस्ट को अपने अपने रिसर्च के लिए ग्रांट चाहिए, तो इसीलिए आकर ये बड़ा चढ़ाकर बातों को बता रहे हैं। लेकिन होता यह है कि 1941 तक यूएस सरकार को भी कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल जाते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है नाजी गवर्नमेंट का। और ओपेनहाइमर जो है, उनके साथ में पढ़े हुए हाइजनबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, वही वहां पर नाजी जर्मनी के अंदर एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली 1941 में यूएस सरकार काफी सीरियस होती है और एक प्रोजेक्ट शुरू करती है जिसका नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक्चुअली में न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन एरिया में स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते थे। तो शुरुआत में इसमें 3-4 साइंटिस्ट थे, एक छोटी सी काउंसिल या कमेटी बना दी थी और उनको कहा गया था कि भाई आप देखिए कि क्या ये एटम बॉम्ब बनाना एक्चुअली में पॉसिबल है या नहीं। लेकिन 1941 और 42 आते आते, आफ्टर द पर्ल हार्बर अटैक स्पेसिफिकली, तो 1942 के अंदर यूएस आर्मी ये कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल है और अगर नाजी जर्मनी ये बना रहा है तो हमें भी बनाना चाहिए। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अब एक टास्क दिया गया कि आप एक एटम बॉम्ब बनाओ और ये बॉम्ब यूएस आर्मी तक पहुंचा दो। इट शुड बी यूजेबल बाय द आर्मी। एक ऐसा बॉम्ब बनाया जाए जिसे हम यानी कि यूएस की आर्मी इस्तेमाल कर लें नाजी जर्मनी से पहले, क्योंकि इन्हें यह पता था कि देखो अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो तो बना ही लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि एक एटॉमिक बॉम्ब दुनिया में सबसे पहले अमेरिका बनाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास उस समय वो साइंटिस्ट थे, वो कैपेबिलिटीज थी जिससे वो एक बॉम्ब बना सके। अब इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए अमेरिकी सरकार को एक साइंटिस्ट की आवश्यकता थी, एक ऐसा साइंटिस्ट जो दूसरे साइंटिस्ट को जाकर ये मना सके कि चलो हमें एक बॉम्ब बनाना है। क्योंकि देखिए, कई साइंटिस्ट मॉरली या एथिकली बॉम्ब बनाने के खिलाफ थे। एक और बात यह थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए था जो साइंस की भी समझ रखता हो और प्रशासनिक व्यवस्था या अमेरिकन गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत समझ रखता हो। तो ओपेनहाइमर इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में उन्हें लगे और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्हें इन्वाइट किया कि आप आइए और इस बॉम्ब को बनाने में मदद कीजिए। देखिए, उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग भी अमेरिका में थे। आइंस्टाइन भी जर्मनी छोड़कर यहाँ पर यूरोप छोड़कर अमेरिका में आकर रहने लग गए थे, लेकिन वो इस बॉम्ब के खिलाफ थे ऑन मॉरल ग्राउंड्स एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली ओपेनहाइमर को यह टास्क दिया गया कि आप जाकर ऐसे साइंटिस्ट से बात करिए जो इसमें हमारी मदद कर सके। क्योंकि देखिए, ओपेनहाइमर वाज नॉट नेसेसरीली अ साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के क्षेत्र में काम किया था। इन्होंने उस क्षेत्र में स्पेसिफिकली काम नहीं किया था, लेकिन इनको उस फील्ड की नॉलेज सारी थी, क्योंकि ये खुद एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट रहे थे और साथ में ये कई लोगों को जानते थे और उन्हें कन्विंस करने की पावर रखते थे जो इस प्रोजेक्ट में आकर एटम बॉम्ब बनाने में मदद कर सकते हैं। तो 1942 में एक साइंटिफिक डायरेक्टर के तौर पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को इन्होंने ज्वाइन किया। इस समय इनकी उम्र थी 39 ईयर्स, तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। ही वाज जस्ट 39-40 ईयर्स ऑफ एज। और ओपेनहाइमर के ही कहने पर यह पूरा प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको नाम के राज्य में लॉस एलामोस नाम की जगह पर एस्टैब्लिश किया गया। अब ये लॉस एलामोस कहां पर है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये यहां पर कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस, उसके बाद आता है ये एरिजोना राज्य, फिर आता है यूएस का न्यू मैक्सिको राज्य। ये स्टेट्स बहुत बड़े बड़े हैं। अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य हैं, दे आर ह्यूज इन साइज। तो इसमें डेजर्ट वाला एरिया है, उसमें एक सुदूरवर्ती इलाका है जहां पर ज्यादा आबादी नहीं थी, हालांकि कुछ नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन वहां थी। तो इस लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश करते समय उन्होंने वो नेटिव पॉपुलेशन को वहां से हटा दिया और फिर यहां पर ये लेबोरेटरी या टेस्टिंग ग्राउंड एस्टैब्लिश किए गए जहां पर इस बम को बनाकर ये लोग टेस्ट कर सके। तो देखिए, पहली बात तो साइंटिस्ट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि आप अपना न्यूयॉर्क, हार्वर्ड, कैलटेक या बर्कली जैसे यूनिवर्सिटी के शानदार घरों को छोड़कर या लैब्स को छोड़कर यहां सुदूर रेगिस्तान के बीचों बीच आकर बस जाओ। 2, 3, 4, 5 साल कितने लगेंगे हमें नहीं पता, लेकिन आपको यहां पर आना है और अटमोस्ट सीक्रेसी में काम करना है। तो सबसे पहले ओपेनहाइमर ने यही काम किया। कई महीनों तक जा जाके साइंटिस्ट को मनाया कि भाई साहब आइए, यहाँ पर लॉस एलामोस में काम करते हैं। और ये लॉस एलामोस की जो साइट है, ये ओपेनहाइमर ने ही सिलेक्ट करी थी, क्योंकि बचपन में ये यहाँ पर घूमने फिरने आया करते थे, तो इसीलिए इनको ये एरिया काफी पसंद था। एंड टेक्निकली भी ये ठीक था, क्योंकि आबादी यहाँ पर बहुत ही कम है, केवल कुछ नेटिव अमेरिकन रहते थे और नेटिव अमेरिकन को तो वैसे ही अमेरिकी सरकार कुछ समझती नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये लॉस एलामोस लेबोरेटरी 1942 के एंड में काम करना स्टार्ट कर देती है। 1943 से यहाँ पर तेजी से कार्य होता है और यहाँ पर ओपेनहाइमर का जो रोल है वो मेनली साइंटिफिक से ज्यादा ये था कि आप इस पूरे ऑपरेशन को अच्छे रूप से चलाते रहिए। कल को कोई साइंटिस्ट ये ना बोल दे कि भैया मुझे तो मॉरली यहाँ पर बॉम्ब बनाना गलत लग रहा है और मैं जाके दुनिया को बता दूंगा, क्योंकि कई साइंटिस्ट ऐसा ही काम करना चाह रहे थे। एक्चुअली देखो, साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या होता है ना कि कुछ भी नया डिस्कवर आप करते हो तो बड़ी जल्दबाजी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैं लोगों को बताऊं बाहर और पूरी दुनिया को ये नॉलेज फैले, विच इज गुड। नॉर्मली ये नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर ये नॉलेज को रोकना था।
तो ओपेनहाइमर उनको समझाते थे कि भैया जो हमने अभी 20 साल से काम किया है अपने जीवन में नॉलेज शेयर करने का या स्प्रेड करने का, वो काम अभी हमें रोकना पड़ेगा। अभी हमारा सारा नॉलेज यहाँ पर बॉम्ब बनाने में लगना चाहिए। तो इसीलिए इन्हें उपाधि मीडिया ने दे दी थी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ये खुद अपने आप को कभी नहीं कहते फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और एक और बात ध्यान रखना, एटम बम या फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सबसे पहला श्रेय भी इनको नहीं जाता है, ठीक है, वो श्रेय जाता है एनरिको फर्मी को। बाय द वे फर्मी भी वो साइंटिस्ट है जिनको बाद में ये यहां पर ले आए थे लॉस एलामोस में। तो एनरिको फर्मी शिकागो यूनिवर्सिटी में काम किया करते थे और वहां पर उन्होंने सबसे पहला वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया का बनाया था 1943 में, और इसका नाम था रिएक्टर का द शिकागो पाइल। तो ये जो यहां पर जो पेंटिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज द फर्स्ट वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसका नाम था द शिकागो पाइल 1। एनरिको फर्मी खुद एक फिजिसिस्ट थे, ये भी इटली से माइग्रेट करके आ गए थे क्योंकि इनकी शायद वाइफ जूइश थी। हाँ, इनकी वाइफ जूइश थी, तो वहां उनके खिलाफ भी रेसिज्म हो रहा था। और फर्मी खुद नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1937 के, 38 के, और उसके तुरंत बाद वो यूएसए आ जाते हैं, यहाँ पर शिकागो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो इन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया और इन्हीं को ओपेनहाइमर लेकर आ गए थे कि सर फर्मी सर आप तो आ जाओ लॉस एलामोस, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, अब इसी रिएक्टर के अंदर हमें क्या करना है कि इसको चेन रिएक्शन को बढ़ाना है कि ये बम के रूप में विस्फोट हो जाए। तो फर्मी और अन्य साइंटिस्ट को साथ लाकर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ता है। और ये केवल लॉस एलामोस में नहीं चलाया गया था, इसके अंदर कई रिसर्च दूसरी लैबोरेटरीज में भी हो रहा था। कुछ काम न्यूयॉर्क में हुआ था, कुछ काम टेनेसी के अंदर भी हुआ था। टेनेसी भी एक जगह का नाम है, यूएस में एक राज्य है। कुछ काम कैलटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली की लैबोरेटरीज में भी हुआ था। सो इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसमें अलग अलग लोकेशंस पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम है वो सारा लॉस एलामोस नाम की जगह पर हो रहा था जहां पर ओपेनहाइमर रहते थे। और वैसे वो ट्रैवल करते रहते थे अन्य साइट पर भी, वहां पर भी क्या चल रहा है वो भी ओपेनहाइमर की निगरानी में ही चल रहा था। तो ये पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है इस बॉम्ब को डिजाइन करता है। इसका एक सीक्रेट कोड था, प्रोजेक्ट वाई के नाम से भी इसको जाना जाता था। लोकेशन आपको मैं बता ही चुका हूं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो इसको ओवरऑल पूरा मैनेज किया करती थी। तो ये लॉस एलामोस प्रोजेक्ट का मेन गेट है। एक सीक्रेट शहर था, किसी को पता नहीं था बाहर जो लोग हैं उनको कि यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। और कई बहाने बनाए जाते थे कि साइंटिस्ट कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ सीक्रेसी अराउंड इट। आज के समय में भी लॉस एलामोस लेबोरेटरी यहाँ काम करती है, पर अब ऑफ कोर्स काफी मॉडर्न स्ट्रक्चर है इसका। ऑल ऑफ द रिसर्च इज ओपन नाउ, बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं है। पर हाँ, आज भी काफी सीक्रेट जो प्रोजेक्ट्स हैं यूएसए के वो यहाँ पर ही चलाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा ही एक प्रोजेक्ट इंग्लैंड ने भी चलाने की कोशिश करी थी और इसका नाम था ट्यूब एलॉयज। ये ट्यूब एलॉय नाम का जो प्रोजेक्ट है ये भी R&D कर चुका था काफी कि कैसे एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए, और इसमें कनाडा भी मदद कर रहा था यूके की, लेकिन ये फेल हो गया था। तो बाद में उसके भी कुछ साइंटिस्ट को यहाँ पर शामिल कर लिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन बट इट फेल्ड। सो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो एक्चुअल बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही वाला है मैनहट्टन, और उसके पहले ट्यूब एलॉयज नाम का भी प्रोजेक्ट एक चला था। तो 1939 में ही वैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी, जब वो साइंटिस्ट ने आकर यूएस में बताया कि नाजीज भी बॉम्ब बना रहे हैं। लेकिन 1941 तक इसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, केवल 2-3 लोगों की एक कमेटी बनी हुई थी। 41 में पर्ल हार्बर के अटैक्स के बाद में सीरियसली काम शुरू होता है, एंड एट इट्स पीक इट वाज एम्प्लॉइंग 1,30,000 पीपल। इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इतना कुछ काम हो रहा था कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे थे। और इसमें उस समय $2 बिलियन लगे थे, जो आज की अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेंगे तो $24 बिलियन के आसपास हो जाते हैं, विच इज अ बिग अमाउंट। $24 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको एक आइडिया दे देता हूं कि अमेरिका का जो रोड का बजट था पिछले साल, यानी कि जितनी भी नई सड़कें बनती है पूरे देश में, उसका बजट 22 बिलियन था। तो आप इमेजिन करो कि पूरे भारत के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा बजट होता है उतना एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लगा दें, वो भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, तो सोचिए उतना पैसा यूएस की सरकार ने उस समय युद्ध के समय इस प्रोजेक्ट में लगाया था। 90% of the cost was for building factories and to produce fissile material, less than 10% for development and production of the weapons. R&D took place at more than 30 sites across US, UK and Canada. कई laboratories और कई लोग इसमें शामिल थे। इस प्रोजेक्ट में 2 तरह के वेपन्स बनाए गए। पहला था एक गन टाइप फिशन वेपन और दूसरा इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन। तो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कैपेसिटी वाला वेपन है। गन टाइप फिशन वेपन थोड़ा सा छोटा होता था अपने इंपैक्ट में। दोनों को एक साथ डेवलप किया गया था। तो गन टाइप वाले वेपन से अल्टीमेटली हिरोशिमा वाला बम बना, जो 6 अगस्त को गिराया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर, और इसको नाम दिया गया था, निक नेम दिया गया था लिटिल बॉय, क्योंकि इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी। और जो 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था वो ये इम्प्लोजन टाइप वाला सेकंड टाइप वाला न्यूक्लियर वेपन था। इसको कहा जाता है फैट मैन, क्योंकि ये साइज में भी थोड़ा सा मोटा था बम, तो इसलिए इसको निक नेम दे दिया आर्मी वालों ने फैट मैन। तो ये एक तरह का इम्प्लोजन डिवाइस है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। और इम्प्लोजन का मतलब शायद आप सब अब जान गए होंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक सबमरीन जो टाइटैनिक के नजदीक जा रही थी उसमें भी ये इम्प्लोजन हुआ था। इट वॉज नॉट एन एक्सप्लोजन बट इट वॉज एन इम्प्लोजन। ऑलराइट, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराए गए? 6 अगस्त और 9 अगस्त को।
तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन 16 जुलाई 1945 को समाप्त होता है जब ट्रिनिटी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया। ट्रिनिटी उसे नाम क्यों दिया गया उस एक्सप्लोजन को? क्योंकि ट्रिनिटी क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम बीइंग होते हैं, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट या होली घोस्ट। इन तीनों से ही वो एक मतलब पैरानॉर्मल या सबसे जो ताकतवर शक्ति है वो ये तीनों की होती है, ठीक है। तो इन तीनों की जो शक्तियां हैं वो मिलाकर इस बम के अंदर आती हैं। तो ये थोड़ा इसका माइथोलॉजिकल रेफरेंस था। तो ये ट्रिनिटी टेस्ट होता है 16 जुलाई 1945 को। जगह का नाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अलामो गोर्दो नाम की वो गांव है, वो उस गांव के निकट में ही हुआ था। लॉस एलामोस भी यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वाला जो टेस्ट है ये हुआ किस राज्य में था ये याद रख लेना, न्यू मैक्सिको इज द नेम ऑफ द स्टेट। ये मैक्सिको कंट्री नहीं है जो आज यूएस वाला है, ठीक है। हालांकि वो न्यू मैक्सिको के पड़ोस में ही मैक्सिको आ जाता है, जैसे ये मैक्सिको देश है तो ये न्यू मैक्सिको राज्य है। इसमें एक रेगिस्तान आता है जिसका नाम है जोर्नादा देल म्यूर्तो, ठीक है। इसका लिटरली मीनिंग होता है ये वो रेगिस्तान है जहां पर लोग मर जाते हैं। म्यूर्तो का मतलब होता है मृत लोग स्पेनिश भाषा में। तो जोर्नादा देल म्यूर्तो नाम का एक रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान न्यू मैक्सिको नाम के राज्य में है और इसके अंदर लॉस एलामोस नाम की लेबोरेटरी थी जहां से कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रिनिटी टेस्ट किया गया था। तो ये ट्रिनिटी टेस्ट जो है इसको कोड नाम दिया गया था इस डेटोनेशन का। ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एक न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट है। एक न्यूक्लियर वेपन के रूप में किसी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब इस टेक्नोलॉजी को, उसका पहली बार एक परीक्षण किया गया। 16 जुलाई इसकी डेट थी। डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टेस्ट के कुछ ही दिन बाद ये सेम टेक्नोलॉजी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के लिए इस्तेमाल करी गई और इसमें लाखों लोग मारे गए। ऑलमोस्ट 2.5 लाख पीपल डाइड इंस्टेंटली और लाखों लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से धीरे धीरे अगले कुछ सालों में या कुछ हफ्तों में मर जाते हैं। ये टेस्ट साइट की कुछ फोटोज हैं। तो यहाँ पर वो बम लेकर जाया जा रहा है और इसको बाद में जाकर आगे डेटोनेट किया गया। ये वो लोकेशन है जहां पर उसे डेटोनेट किया गया था और ये ओपेनहाइमर और अन्य साइंटिस्ट यहाँ पर सभी खड़े हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। और ये वो साइट है आज। तो यहाँ पर आज एक पत्थर लगा दिया गया है, ट्रिनिटी साइट, ओबेलिस्क इसे कहा जाता है। ओबेलिस्क इज नथिंग बट अ पिलर, जहाँ पर कोई कमेमोरेशन के लिए किसी पिलर को लगा देते हैं उसे ओबेलिस्क कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये पश्चिमी देशों में या यूरोप में या ग्रीक सिविलाइजेशंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप इसको आज एक टूरिस्ट के तौर पर विजिट कर सकते हैं। इस ट्रिनिटी टेस्ट के होने के तुरंत बाद ओपेनहाइमर ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। एक्चुअली इन्होंने ये स्टेटमेंट भगवत गीता वाला जो कोट है ये 1965 में कहा था, जब 20 साल बाद इनका एक इंटरव्यू लिया गया टीवी के लिए। उस इंटरव्यू के अंदर इनसे पूछा गया कि आपको उस ट्रिनिटी टेस्ट के बाद में कैसा महसूस हो रहा था। तब उन्होंने ये बात कही कि कई लोग रो रहे थे, कोई हंस रहे थे, कोई खुश थे। तो मुझे भगवत गीता का वो श्लोक याद आ गया जिसमें ये कहते हैं कि आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं डेथ हूं, मैं मृत्यु हूं, मैं पूरे संसार को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है। तो वही शक्ति अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब पोजेस करने वाले देश के पास आ चुकी है या मेरे पास आ चुकी है, मतलब नॉट ओपेनहाइमर के पास बट अमेरिका के पास आ चुकी है। तो उन्हें ये लाइन्स याद आई क्योंकि ये भागवत गीता को पढ़ते थे, ये भागवत गीता से काफी इंस्पायर्ड भी थे। इनफैक्ट भागवत गीता उस समय यूएस में अनुवादित होकर इंग्लिश में चलती थी। तो इन्होंने वो भागवत गीता का जो अनुवाद पढ़ा था ना, उस अनुवाद में एक गड़बड़ थी। उस अनुवाद के अंदर ये काल को टाइम की बजाय डेथ मान लिया गया था, क्योंकि काल का मतलब दोनों हो सकता है। आपको पता ही है कि हिंदी जो संस्कृत या हिंदी भाषा है उसमें काल का मतलब डेथ भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। तो वहां पर जो अनुवादित किताब चल रही थी उस समय, जो इन्होंने ओपेनहाइमर ने पढ़ी थी, उसमें ये टाइम की बजाय डेथ लिखा हुआ था। तो इसीलिए आई एम डेथ द एनहाइलेटर और द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स ये लाइन आ जाती है। जबकि एक्चुअली में उसका अनुवाद यहाँ पे अगर आप कंटेक्स्ट के साथ लेंगे तो अर्जुन को श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि देखो मैं समय हूं, मैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो अलौकिक शक्तियां अपनी रखते हैं, तो मैं एक ऐसी पावर हूं जो अल्टीमेटली सब कुछ खत्म कर ही देगा। यानी कि समय के साथ तुम्हारे चाचा, तुम्हारे भाई जिनसे तुम लड़ने में अभी कतरा रहे हो, वो सब मरने वाले हैं। अल्टीमेटली दे विल ऑल डाई। तुम उन्हें आज यहां मारो या ना मारो, उससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो फिर अर्जुन कहते हैं फिर मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों इनसे लड़ूं। तो इसका अगला जो श्लोक है, बाय द वे ये चैप्टर 11 का शायद 32वां श्लोक होना चाहिए, है ना, हाँ 11वें अध्याय में आता है ये। तो अगले ही श्लोक में फिर उनको कृष्ण क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ धर्म, धर्म की रक्षा करने के लिए, कि धर्म के मार्ग पर अगर तुम चल रहे हो तो फिर तुम्हें अपने भाइयों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब शायद इन्होंने इतना कंटेक्स्ट समझा नहीं होगा, और मतलब समझा तो होगा बट वो ट्रांसलेशन एरर के कारण इन्होंने ये एक शब्द गड़बड़ कर दिया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन्होंने भागवत गीता को भी पूरा गलत इंटरप्रेट कर लिया, बट यस द ट्रू इंटरप्रिटेशन वॉज नॉट वॉट ही हैड कोटेड। ओके, तो ये यहाँ पर उनका एग्जैक्ट शब्द है उस इंटरव्यू से। आप चाहो तो इंटरव्यू देख सकते हो, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, ठीक है, 1965 वाला जो इंटरव्यू है। चलिए, तो छोटी सी बात है, लेकिन थोड़ा बताना चाह रहा था मैं आपको कि इन्होंने थोड़ा सा गीता को मिस इंटरप्रेट कर लिया था। तो अब देखिए जो ट्रिनिटी टेस्ट है बाय द वे कितना खतरनाक था कि इसका जो न्यूक्लियर फॉल आउट है,
ठीक है, ये 46 राज्यों तक यूएस के पहुंच गया था। तो ये यूएस का एक मैप है, उसके ऊपर आप देखिए कि इसका न्यूक्लियर रेडिएशन या फॉलआउट थोड़ा बहुत अन्य राज्यों पर भी गया। और आज भी जो न्यू मैक्सिको या फिर ये नेवाडा वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, इनको रेडिएशन पॉइजनिंग होती रहती है, क्योंकि यूएस ने यहाँ अगले 20 साल में और भी बहुत सारे टेस्ट किए थे। टिल 1970s दे वर डूइंग दिस न्यूक्लियर टेस्ट इन दिस रीजन। ठीक है, नेवाडा और न्यू मैक्सिको दोनों के अंदर इन्होंने टेस्ट किए थे, तो यहाँ पर काफी सारी रेडिएशन पॉइजनिंग देखने को मिली थी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन की समाप्ति के बाद क्या होता है, ओपेनहाइमर को वही अर्जुन वाला द्वंद्व आ गया था कि मैंने एक ऐसा हथियार बनाकर सरकार को दे दिया जो लाखों लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उनकी रीजनिंग वो थी कि देखो लाखों लोग अगर मरे हैं जापान में तो करोड़ों बच भी गए दुनिया में, लेकिन अल्टीमेटली इनको लगता है कि ये गलत हथियार बन गया है और इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब इन्होंने अमेरिकी सरकार को कहा कि इसका इस्तेमाल फिर से मत करना, तो अमेरिकी सरकार ने इनको साइडलाइन कर दिया। तो ये बाद में कैलटेक और बर्कली को छोड़कर फिर से ईस्ट कोस्ट पे मूव कर जाते हैं और वहां पर एक यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बनाया जाता है उस समय, उसके ये डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं काफी सालों तक। फिर एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जाता है यूएसए के अंदर, उसमें ये शामिल होते हैं। बाद में कुछ पॉलिटिक्स के कारण इन्हें वहां से हटा दिया जाता है। मेनली पॉलिटिक्स यही थी कि ये फर्दर न्यूक्लियर बॉम्ब के डेवलपमेंट के खिलाफ थे, लेकिन जो लोग उसके फेवर में थे वो इनको पूरी तरह से साइडलाइन कर देते हैं और इन पे 1950 के दशक में ये भी आरोप लगे कि ये तो देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो अमेरिका में उस समय कम्युनिस्ट का लेबल मतलब देशद्रोही का लेबल होता था, तो इनको कम्युनिस्ट कहकर सरकार ने इनके सारे सिक्योरिटी जो पूरे पावर्स होते हैं वो हटा दिए। ठीक है, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है कि आपको देश में क्या चल रहा है, टॉप मोस्ट लेवल पर, सीक्रेट लेवल पर क्या चल रहा है, वो सब जानकारी होती है, वो सब इनसे छीन ली गई। ओके, तो ये जापान में जो इसका इम्पैक्ट हुआ, इनके बॉम्ब का जो इम्पैक्ट हुआ, वो ये बताता है कि हाँ, आप बहुत महान काम भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचते तो वो बहुत ही जरूरी है कि आप इम्पैक्ट के बारे में सोचें। एज ए आईएएस, एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आपको भी ये सोचना होगा कि आपका एक छोटा सा कार्य लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो इन बॉम्बिंग्स ने वर्ल्ड वॉर 2 तो समाप्त कर ही दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में ओपेनहाइमर के साथ क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इनको कुछ अवार्ड्स दिए गए छोटे मोटे, लेकिन अल्टीमेटली 1950s में इनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है और 1960s में जाकर फाइनली अमेरिकी सरकार इनको फिर से रिहैबिलिटेट करती है, उनको व्हाइट हाउस में बुलाकर सम्मान दिया गया। और ओपेनहाइमर का जो इम्पैक्ट है वो मेजर यही है कि इनके कारण दुनिया में एटॉमिक एज शुरू हुई। एक और इंपॉर्टेंट सीख जो मैं इनके जीवन से आपको ये देना चाहता हूं वो थी कि देखिए, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं तो आपके पास एक ऐसी स्किल और होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी के अलावा कुछ और स्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ साइंटिस्ट एज वेल एज ही वॉज अ गुड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो ब्यूरोक्रेट और साइंटिस्ट दोनों होने का फायदा इनको मिलता है। क्या फायदा मिला कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट को लीड कर पाए जिसने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। तो आप भी कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करिए, तभी आप मानव इतिहास पे अपनी छाप छोड़ पाएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर बॉम्ब एक के बाद एक बहुत सारे देशों ने बना लिए। यूएसएसआर ने इनका ही प्लान पूरा चोरी करके 49 में बना दिया, 52 में इंग्लैंड, 60 में फ्रांस, चाइनीज 64, और इंडिया ने कब किया न्यूक्लियर टेस्ट वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इस तरह से कई देशों के पास आज न्यूक्लियर हथियार हैं। और ओपेनहाइमर जो हैं, इन्होंने बाद में खुद इस एटम बॉम्ब की काफ़ी क्रिटिसिज्म करी, इसके खिलाफ इन्होंने कई पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिए। और खास करके जब हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एक एटम बॉम्ब से भी और ज़्यादा ताकतवर होता है, वो बनाया जा रहा था, उस समय तो इन्होंने यूएस सरकार का खुल के विरोध किया था। 54 में उनके खिलाफ एक ट्रायल चलता है, उस ट्रायल के बाद तो कंप्लीटली उन्हें साइडलाइन कर दिया गया एंड फाइनली 1960s में जाकर उन्हें फिर से व्हाइट हाउस में बुलाकर सम्मान दिया जाता है, एक मेडल से नवाजा जाता है। और 2022 में जाकर उनकी मृत्यु के कितने साल बाद, उनकी डेथ को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 50 साल, उसके बाद ये अमेरिकी सरकार कहती है कि 1954 में जो हमने फैसला किया था ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाना या उन्हें देशद्रोही कहना, वो गलत डिसीजन था और वो एक पूरे देशभक्त थे, और 50 साल बाद हम अपना फैसला उलटते हैं। ऑफिशियली ये स्टेटमेंट अभी 2022 में यूएस गवर्नमेंट ने दिया है। तो आज ओपेनहाइमर की लेगेसी को देखा जाता है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के तौर पर, एक इंस्पिरेशनल लीडर के तौर पर, और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने अपने ही आविष्कार या अपने ही लीड किए गए प्रोजेक्ट के खिलाफ बाद में बोलना शुरू किया, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ था। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि मनुष्य अपने द्वारा बनाई गई कोई वस्तु के खिलाफ बोले जस्ट बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द ग्रेटर ह्यूमैनिटी। ओपेनहाइमर की फाइनली डेथ होती है 1967 में बिकॉज ऑफ थ्रोट कैंसर, बिकॉज ही वॉज अ वेरी बिग स्मोकर, बिग टाइम स्मोकर। तो ये थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी। 67 में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु से कुछ साल पहले तक इन्हें फिर से यूएसए में सम्मान की पोजीशंस मिलने लगी, वरना 1950s के बाद तो इनकी लेगेसी को पूरी तरह से अमेरिका की सरकार और समाज ने नकार दिया था, कहीं इनका नाम भी नहीं आता था। वो तो अब पिछले 10-20 सालों में फिर से लोग इन्हें याद करने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे यूट्यूब पर लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट आवर वीडियोस। हमारा समुद्र मंथन टेस्ट 30 तारीख को हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो
टॉपर्स हैं उनकी डिटेल्स आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी जो पर्सपेक्टिव सीरीज है उसके वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में हम सारे टॉपर्स को एक साथ लेकर आए हैं। डू जॉइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।